द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार मित्रों, बाजार के बारे में कल ये धारणा बनी थी कि बाजार में जो अमेरिका में गिरावट आई थी वो गिरावट कोई ख़ास बात नहीं है और बाजार सुधर गया था। यूएस मार्केट सुधर गए थे। परसों रात को काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आया था। इंडियन आईटी सेक्टर में भी काफ़ी सुधार आया था वहाँ पे। और इनोल जो थी पोजीशन वो ये थी कि कल इंडियन मार्केट भी सुधर गए उसके फॉलोअप में। हालांकि पिछले करीब 1.5-2 साल से भारत के जो बाजार थे वो यूएस मार्केट की ट्यून यानी चाल ढाल से डीकपल्ड थे। डीकपल्ड मतलब अलग थे। लेकिन अभी ये जो झटका लगा है ना अमेरिकन मार्केट में, इससे कपल्ड विद हो गए। मतलब यानी उसकी चाल को ही फॉलो कर रहा है भारतीय बाजार। अब ये कब तक करेगा, कितना करेगा, ये तो देखिए कोई भी नहीं कह सकता। निश्चितता कुछ भी नहीं होती बाजारों में। लेकिन उस डीकपल्ड से कपल्ड हो गए हैं मतलब। तो अब सवाल ये है, हालांकि देखिए कुल मिलाकर के मेरा भी जो अनुभव कहता है वो ये कहता है कि ये कुछ ऑपरेटर्स की चाल है वहाँ पर, जो उस बाजार की एक नब्ज होती है। अमेरिका की स्थिति यह आ गई है कि अब ब्याज की दरों की घटने की घोषणा हुए बिना, ब्याज दर घटे बिना वहाँ के बाजारों का आगे चल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ऑपरेटर्स हमेशा यही करते हैं। देखिए मार्केट को चलाता है ऑपरेटर, तोड़ता ऑपरेटर है, बढ़ाता ऑपरेटर है। तो जब आगे नहीं चल पाता है ना मार्केट, तो उसको पीछे धकेल देते हैं। और पीछे नहीं चल पाता है, ज़्यादा नीचे नहीं चल पाता है बाजार, ज़्यादा और नहीं तोड़ पाते हैं तो आगे बढ़ा ले जाते हैं। और इसके ऊपर इसमें सबसे बड़ी चोट किससे मारते हैं? इनोसेंट लोगों पे मारते हैं। जो लोग बाजार की पल्स को नहीं समझते हैं उनके ऊपर वो चोट मार देते हैं। यानी अगर वो गिरता देख करके उस बाजार को बेच जाते हैं लोग, ये तो और गिरेगा, तो वो खींच ले जाते हैं ऊपर। वो डाटा देख करके कि जो टेक्निकल फेवर किधर है, टेक्निकल फेवर यानी बहुत ज़्यादा लोगों ने बेच डाला, माल काफ़ी बिका हुआ है तो ऊपर ले चलो इसको। और ऊपर जब देख लेते हैं तेज होता गया तो लोग सोचते हैं होगा तेज होगा। तो जब बेचने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है मार्केट में और नहीं खरीदने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जो ओवरबॉट पोजीशन कहलाती है, ओवरबॉट पोजीशन के अंदर जो ऑपरेटर हैं वो माल ठोक जाते हैं मतलब। तो दोनों तरफ से जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर है वो एफ&ओ में काम करे चाहे कैश में काम करे, इंट्राडे वगैरह, ये जो ट्रेडर टाइप लोग हैं इनकी चोट आती है। और ये जो बड़ी मछलियाँ हैं इसी तरह छोटी मछलियों को खाती हैं, क्योंकि बड़ी मछलियाँ तो कोई खा नहीं सकता। कारण क्या? इनके पास डाटाज हैं, मैनेजमेंट से इनकी साजिश है, दुनिया भर के डाटाज हैं, दुनिया भर का कैश पड़ा है, दुनिया भर का इनके पास में सिंडिकेशन सिस्टम है। तो ये बाजार की फिर लंबी तेज़ी या लंबी मंदी आने के लिए जो फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, जैसे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कैसा के, अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो ब्याज की रेट बढ़ेगी, इसका मतलब जीडीपी, मतलब ये जो आप देखिए कि रेवेन्यू कलेक्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कलेक्शन, इनडायरेक्ट कलेक्शन का मतलब जीडीपी, अब ये जीएसटी मानिए आप, और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का मतलब इनडायरेक्ट कलेक्शन में कस्टम कलेक्शन भी मान लीजिए, कस्टम की इनकम भी है मतलब। और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में इनकम टैक्स की आमदनी सरकार की, इस राजस्व में घटत बढ़त कितनी हो रही है, और मतलब और इन्फ्लेशन बढ़ गया है। इन सब चीज़ों को देख करके मंदी का अंदाज लगाते हैं। फिजिकल डेफिसिट कितना है, क्या फिजिकल डेफिसिट बढ़ता चला जाएगा, क्या बजटरी डेफिसिट बढ़ता चला जाएगा, क्या बजटरी डेफिसिट को पूरा करने के लिए आरबीआई को, गवर्नमेंट को और कर्जे लेने पड़ेंगे क्या? अगर कर्जे लेने पड़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब करेंसी छपेगी, करेंसी बाज़ारों में आएगी। तो वो सारी चीज़ें देख करके, इन सब चीज़ों को देख करके जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं इनके पास बड़े बड़े डाटा स्टैटिस्टिशियन हैं, पूरा डाटा बैंक है इनके पास में, उन सब चीज़ों को देख करके वो निर्णय लेते हैं। लेकिन आम आदमी के पास तो ऐसा कुछ नहीं है ना।
वो तो बाजार की अफवाहों को देख करके, सट्टेबाजी की बात कर रहा हूँ मैं ट्रेडर्स की बात करता हूँ। इन्वेस्टर का कोई बाल भी वाँका नहीं कर सकता। अगर उसने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को खरीदा है तो उसका बाल भी वाँका नहीं कर पाएगा, वो कमा के जाएगा हर सूरत में। तो दोस्तों ये जो बाजार है, अब इस समय चुनाव परिणामों के बाद में जो बढ़त ली थी, उस बढ़त को ये बाजार एक तरह से डाइजेस्ट कर रहा है, या बाजार की भाषा में यूँ देखें तो कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि जो टॉप लेवल थे उनसे नीचे आ गया है। आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ले लीजिए, मझगांव को ले लीजिए, टाटा मोटर को ले लीजिए, आप अल्ट्राटेक सीमेंट को ले लीजिए, अंबुजा को ले लीजिए, और काफ़ी जितना भी है, यानी इंडेक्स भी डाउन आया है। मतलब ये इंडेक्स भी करीब 1500 पॉइंट डाउन आ गया है, और निफ्टी भी करीब 500 पॉइंट नीचे आ गई है। तो उसको ये कंसोलिडेट कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। बहुत बड़ी गिरावट नहीं है बाजार में, बहुत बड़ी गिरावट इस तरह नहीं आती है। बहुत बड़ी गिरावट 3-4 दिन तक आती है, और जिस दिन वो 800-900 पॉइंट टूटा था उसी दिन 3000 पॉइंट टूट जाता हो। यानी 4-5 परसेंट तो टूटना ही टूटना होता है अगर कोई बड़ी लंबी मंदी होती है तो। मतलब तो लंबी मंदी नहीं है, लेकिन बाजार बहुत ही अभी मतलब ये कंसोलिडेटिंग फेज में है बाजार। मतलब और कुछ ऑपरेटर, समझिए ऑपरेटर ही होते हैं जो बाजार चलाते हैं, वो दे आर वेटिंग फॉर सम इवेंट में ये देख रहे हैं कि सरकार कितने ऑर्डर्स प्लेस करती है। मतलब सरकार ने भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो रोड साइड के हैं, ब्रिजेस के हैं, कैनाल्स के हैं, डैम्स के हैं, रेलवे के हैं, वो ऑर्डर्स भी अभी जारी नहीं किए हैं, क्योंकि सरकार अभी तक बजट में लगी हुई थी। बजट पास हो चुका है, और अब ये 3-4 दिन का सेशन हो रहा है। मेरा ख्याल फ्राइडे को क्लोज हो जाएगा, फ्राइडे को या मंडे ट्यूसडे तक, 14 तारीख तक है पार्लियामेंट। 14 तारीख को पार्लियामेंट बंद हो जाएगी। उसके बाद सरकार और काम निपटाएगी। फिर कुछ ही बांग्लादेश का भी संकट आ गया तो सरकार थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई। प्राइम मिनिस्टर को भी माइंड पे प्रेशर तो आता ही है इन सब चीज़ों से। ये एक नई समस्या खड़ी हो गई। दूसरा पाकिस्तान खड़ा हो गया देश के लिए। नाउ इट इज़ अनदर पाकिस्तान फॉर द कंट्री। तो 3 तरफ दुश्मन हो गए। अब एक तरफ पाकिस्तान है, उत्तर की तरफ चाइना है, और पश्चिम पूर्व की तरफ जो है, ईस्ट की तरफ, यानी पश्चिम की तरफ पाकिस्तान, उत्तर की तरफ चीन, और पूर्व की तरफ पूर्वी ये जो बांग्लादेश है, ये खड़ा हुआ है। लड़ाई इसी बात की। पाकिस्तान, अमेरिका मोटिवेटेड मानिए आप इसको, अमेरिका भारत के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो बांग्लादेश में अपना एक अड्डा बनाना चाहता है। वो एक पर्टिकुलर पोर्ट पे अपना अड्डा बनाना चाहता है अमेरिका। उसके पीछे स्थिति ये है ताकि एशिया में उसका जमाव रहे। मतलब चाइना के प्रति, या फिर जो ताइवान की लड़ाई है, कोरिया का मामला है, उन सब मामलों को डील विद करने के लिए उसके पास में एक अड्डा रहे, इसलिए ये सब बातें हैं। लेकिन भारत के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो खैर एनीवे, ये तो सरकारों का काम है। सरकार विदेश नीति से चलेंगी, सरकारें सारे हालात को देख करके जायजा लेके सब निर्णय लेती रहेंगी समय पे। वे बॉर्डर पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दिस इज द पोजीशन। तो अब सवाल ये है कि अब इस बाजार की इस डाइजेस्टिव पोजीशन में, कंसोलिडेटिंग फेज में क्या किया जाए। एक तो आप जल्दीबाजी ना करें इसमें। खरीद की कोई रिकमेंडेशन आती है ये नहीं खरीद डाला, ये नहीं बेचने की आती है ये नहीं बेच डाला, ऐसा कुछ मत कीजिए। एक तो स्टैंड स्टिल खड़े रहिए, और कैश को जहाँ तक हो उसके प्रिजर्व कीजिए। जो भी कैश आपके पास पड़ा है उसको प्रिजर्व कीजिए, और प्रिजर्व करके ये देखिए कि बाजार कहाँ तक टूटता है, कहाँ तक बॉटम बनता है बाजार का। अमेरिकी बाजार पे भी नज़र रखिए, क्योंकि यूएस बाजार पूरे दुनिया की बाज़ारों की गवर्निंग मशीन है, यूँ समझा। मतलब यूएस मार्केट इज द ड्राइवर ऑफ एंटायर वर्ल्ड मार्केट्स। तो उसको भी देखिए आप, मतलब उस पर भी नज़र रखिए। मैं भी रखूँगा, मैं रोज़ बताऊँगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं, चिंता की बात मत कीजिए। मैं फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करता हूँ, मैं कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है मेरे में। मैं मेरे दर्शक जो हैं, व्यूवर्स हैं, उनको अपना भाई समझता हूँ, अपना फैमिली मेम्बर मानता हूँ। उस लिहाज से मैं राय देता हूँ। मतलब तो मेरी नज़र रहेगी, कड़ी नज़र है। मैं रात को 1 बजे भी देखता हूँ, 2 बजे भी देखता हूँ, 12 बजे भी देखता हूँ। सोता तो मैं कम ही हूँ। मतलब तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों,
कैश को प्रिजर्व कीजिए। और अगर कोई बहुत अच्छा शेयर जिसकी लेटेस्ट क्वार्टर की वर्किंग अच्छी आई है, उस क्वार्टर की उस शेयर को अगर बहुत ज़्यादा टूट जाता है, 20-25% टूट जाता है मान लो, उसको पकड़ डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। सीधा हलवा, अगर हलवा तैयार मिल गया और खटाखट खा लिया, दांतों को भी कोई तकलीफ नहीं, ये तो भाई पॉसिबल नहीं है। देखो, जहाँ आप यार नौकरी के लिए आज 8 घंटे 10-11 घंटे घर से बाहर जाता है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 1-2 घंटे आने जाने में लगते हैं, और कई बार तो हम जैसे आदमियों को तो रात रात रुकना पड़ा है दफ्तर में। कई दिन बाद दफ्तर घर पर इतना सा ही आए, भाई 2 घंटे आगे नहा धो करके चले गए। तो जहाँ इतनी मेहनत करके आप इतना सा ही कमा पाते हो, वह रोटी पानी का काम चल जाए, तो जहाँ लाखों करोड़ों कमाने हैं वहाँ तो यार कुछ टाइम तो दो। मतलब ऐसे कैसे पार पड़ेगी। मैं आपको साइट बता चुका हूँ स्टडी के लिए, मैं आपको तरीके बता चुका हूँ, बताता रहूँगा, तो आप लोग करो। मैं आप 15-20 मिनट के वीडियो में कितना क्या कर दूँगा बताओ। तो दोस्तों, कैश को प्रिजर्व कीजिए, और कोई शेयर बढ़िया शेयर है, शेयर बढ़िया होना चाहिए फंडामेंटली, और 20% मान लो तोड़ दिया, उसको पकड़ डालिए, आप कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। और कोई ऐसा शेयर है जो आज के लेवल से बाजार नहीं उठता है मान लो, और आज के रिजल्ट आ चुके हैं, ज़्यादातर उसका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। खास तौर से मैं ट्रेडर्स के लिए कहूँगा, इन्वेस्टर के लिए तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इन्वेस्टर तो सिर्फ ये है कि कैश आता जावे और वो तरीके से खरीदती चली जाए। जिस तरह यही मैं कह रहा हूँ, अभी कोई शेयर मान लो 15-20% टूटता है, खरीद डालिए आप, उसको पैसा है तो आपके पास है नहीं। तो ट्रेडर्स के लिए भी खास तौर से ये बात है कि एक तो F&O में काम की मात्रा कम करें, और ख़रीदारी में जो प्लस साइड में बहुत कम रखें, सेल साइड में भी कम रखें, क्यों बाजार टूटा हुआ है। आप देखिए मझगांव का शेयर, मझगांव टूट गया 8.5%, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स टूट गया 12%, और इस तरह से ये जो बहुत मजबूत शेयर थे, जो फ्लो में थे, जिन पर सरकार का बहुत फोकस है, ये टूटे, लेकिन टूटे नहीं रहेंगे, ये भी आप मान के चलिए। रिकमेंडेशन मेरी कुछ नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टूटे रहेंगे। मेरा खुद का भी इन्वॉल्वमेंट है, मेरे पास हैं ये शेयर, एंड आई हैव ए गुड फेथ इन दीज शेयर्स, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ए वेरी गुड होप, आई एम हैविंग ए वेरी गुड होप इन दीज शेयर्स। तो भारत डायनेमिक का शेयर था, गिर गया है नहीं, तो सभी शेयर गिरे हुए हैं। और फिर आईटी के शेयर भी थोड़े से ढीले ही चल रहे हैं। जैसे इन्फोसिस का शेयर मैं समझता हूँ 1900 रुपये पार कर चुका होना चाहिए था, जो 1770-80 के आसपास अटका पड़ा है कि नहीं। टीसीएस का शेयर 4500 पार कर चुका होना चाहिए था, क्योंकि ये थोड़ा सा ये इंतज़ार करने लगे ऑपरेटर्स कि यूएस के अंदर अगर मान लो मंदी आएगी या गिरावट आती है, तो ये मानो आपकी आईटी कंपनियों की भी ऑर्डर्स में थोड़ी कमी आ सकती है। तो जो काम 3 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए था, वो 6 महीने लग सकते हैं। कारण क्या है कि रेट जो है ना, ब्याज की रेट अमेरिका में 12 सितंबर के आसपास होगा मेरे ख्याल है, 15 सितंबर के आसपास मीटिंग है। वो मीटिंग कैलेंडर में देख सकते हैं आप लोग, फेड बैंक MPC मीटिंग डेट्स, वो आपको पूरे साल का कैलेंडर एक साथ आ जाता है, उसमें आप देख लीजिए। 15 सितंबर के आसपास होगा, तो 15 सितंबर के आसपास तो रेट घट ही जाएगी। 15 महीना भर ही है मेरे ख्याल, 1 महीना ही है, तो घट जाएंगी वो रेटें। अब वो एक अलग बात है कि फेड बैंक जब तक अगर बाज़ारों में और गिरावट आती है, मंदी के बहुत साफ ही संकेत नज़र आते हैं, तो 1% भी घटा सकता है, वरना आधा % तो मैं समझता हूँ घटनी चाहिए। ये जो कई महानुभाव कहते थे कि 2 कट आएंगे, 25% के आएंगे, 0.25 के आएंगे, वो बात मैं शुरू से भी कहता था कि ये कौन सा कानून है कि घटाया जाए तो 0.25 घटाया जाए। एट ए टाइम 1% भी घटा दीजिए, एट ए टाइम 2% भी घटा सकते हो, इतना गुंजाइश है उसमें, क्योंकि 0.25 घटा देने से कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं ना कि इससे तो एक देशी कहावत है, हींग ताता होगा क्या इससे, ये तो मतलब ऊँट के मुंह में जीरा होगा ये तो एक तरह से। तो कम से कम घटाने पड़ेंगे। थोड़ा शर्म भी आएगी फेड जो जेरम पावेल साहब हैं उनको, क्योंकि उनकी भी, और ये जो राष्ट्रपति हैं ये जा भी इसीलिए रहे कि ये डल प्रेसिडेंट थे। अमेरिका जैसे देश का प्रेसिडेंट इतना डल हो, ये बात अच्छी बात नहीं थी, मतलब क्योंकि वो पूरे देश का, पूरे विश्व का बॉस होता है। तो दोस्तों, मतलब कैश को प्रिजर्व कीजिए और बहुत अटेंटिव में धीरे धीरे खरीदो, और कुछ है तो भी मतलब ऐसा है जैसे
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आ जाए 4,042 आ जाए, 10-20 शेयर छेप लो, मतलब क्या दिक्कत है। मझगांव का शेयर आ जाए 4200 रुपये, छेप लो 10-20 शेयर। ये रिकमेंडेशन नहीं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। एग्जाम्पल एक स्टडी की नज़र रखने के तरीके बता रहा हूँ मैं, मेरा कोई पर्पज़ नहीं है। आई एम नॉट एन एडवाइज़र, आई एम नॉट ए रिकमेंडिंग, आई एम नॉट ए, ये जो क्या कहते हैं टिप देने का मेरा काम नहीं है। मैं आपको एक स्टडी दे रहा हूँ इस पर, एक नेचुरल, एक शेयर बाज़ार की सिक्लिकल और साइक्लिंग पोजीशन बता रहा हूँ मैं आपको। तो दोस्तों इतना काफ़ी है मेरा ख्याल। बहुत सजग रहें, बहुत खतरनाक स्थितियाँ होती हैं बाज़ार में। 2-5 लाख रुपया काम आते नज़र आता है। मेरे पास कई मैसेज आ रहे हैं कि साहब इस महीने मेरे को बहुत नुकसान हुआ। ये ट्रेडर टाइप लोग हैं, बुरा मत मानना। ट्रेडिंग के लिए पहली बात तो मैं यही कहता हूँ, ट्रेडिंग मत कीजिए। छोटे आदमी, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। दाव लगते ही वो ये जो 2,000, 5,000, 3,000, 10,000, 8,000, 2, इनसे कुछ भी नहीं होना है। हमने कई वर्षों पहले खूब कर लिया, और ऐसा भी कर लिया, लाख 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए भी कमाए थे एक डील में। और ये बात बता रहा हूँ सन 88, 87, 86, 84 की। लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं होता था, वो चला जाता था वो पैसा। तो इनसे कुछ भी नहीं होना। ये ट्रेडिंग से कोई समझे कि मैं तनख्वाह की तरह कमा लूँ और कमा लूँ, कुछ भी नहीं होगा। ये तो कोई शेयर जब तक 5-7-10 गुना नहीं हो, जब तक कुछ भी नहीं होना है। इसलिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयरों को पकड़िए, बैठे रहिए, इंतजार कीजिए। जो ट्रेंड है वो यही है। मतलब अगर आपको करोड़ों अरबों का आदमी बनना है, या म्यूचुअल फंडों में लगाइए। लेकिन सबसे बड़ा क्या है कि आदमी को उठापटक जब तक अपने हाथ से नहीं कर ले शेयर बाजार में, मतलब मज़ा नहीं आता उसको। तो खैर जो भी है, सावधान रहिए। मेरा तो यही कहना है भाई, मेरा तो अनुभव यही है, स्टडीज़ यही है। ग्राफिकल स्टडीज़ हों और कितनी भी हों, और RSI को भी देख लिया करो खरीद फरोख्त से पहले। मूविंग एवरेजेज, RSI है, शेयर का चार्ट है, इन सब चीज़ों को देख लिया करो। तो थैंक यू। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।